बात करते हैं यहाँ पर चुनावी राजनीति के बारे में। तो चुनावी राजनीति है, इसमें किस तरीके से राजनीति होती है, चुनाव क्यों होते हैं। जैसे हमने देखा है कि लोकतंत्र के लिए न तो संभव है ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत में यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और क्यों उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विताएं किस तरह लोगों के साथ लाभ पहुंचाती है, और हम यह भी सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है, और इसी के सहारे हम लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक चुनाव को अंतर समझ सकते हैं। अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे, और इसी क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी कि विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीमा निर्धारण को लेकर के चुनाव परिणाम की घोषणा तक पर नजर डालेंगे। हर चरण में हम सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में किस हुए चुनाव निष्पक्ष या स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। या हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी नजर डालेंगे, जैसे कि चुनाव क्यों है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव हम देखें। आधी रात के बाद का समय है। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस आने ही वाले हैं, और जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए। यह नेता श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार को उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। और 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उसका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर के रात 11 बजे तक चलता है। आठ आज सुबह से उन्होंने 9 चुनाव सभाओं में भाषण दिया है, और पिछले 23 महीनों में वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों की जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय शुद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी एक पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर के एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्जे माफ कर देंगे, और उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार का पहला काम होगा ये। उसके बाद में हम देखें जैसे कि लोग तब भी सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के फायदे की तरफ आकर्षित हुए। तो यहाँ पर लोग हैं देवीलाल के फायदे की तरफ आकर्षित हुए, इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उनके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट किया, और लोकदल को और उनकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा में 9 सीटों में से 76 पर 90 सीटों में से 76 पर सीट मिली, और लोकदल को अकेले ही 6 सीटें मिली। अकेले ही यहाँ पर 60 सीटें मिली थी, और उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीटें थी। तो चुनावी नेताजी की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया।
चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर ही वे मुख्यमंत्री बन गए थे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों से बकाया ऋण को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जगदीप और नवप्रीत इस कथा को पढ़ा और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, या फिर इस कथा में सूचनाओं के आधार पर सही गलत का फैसला है? चुनाव ने सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। दूसरा, राज्यपाल ने देवीलाल के भाषणों से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया। लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं, हर अगले चुनाव में उनके खिलाफ वोट देते हैं। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है। इस चुनाव ने हरियाणा के आर्थिक विकास में काफी मदद की। अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री को इस्तीफे देने की जरूरत नहीं थी, तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। चुनाव की जरूरत क्यों है? तो हम यहाँ पर देखें, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं और दुनिया में 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनतांत्रिक यानी जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश लोकतांत्रिक नहीं है, वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलकर जुड़कर लें, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि किसी बड़े समुदाय के लिए ऐसा संभव नहीं है और ना ही यह संभव है हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा और ज्ञान के आधार पर हो। किसी ज्यादा अनुभव और ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों का उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन करे? हम इन चीजों की व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों को पसंद न करे, वे अपने पद पर न बने? इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जरूरत है कि जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। अगर अच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। इस व्यवस्था का नाम है चुनाव। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरीके से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने, बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मायने के आधार पर क्या है? चुनाव कई तरीके से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। जो चुनाव लोकतांत्रिक हुए उसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं? इस अध्याय में हम इस सवाल पर हल्की सी चर्चा करेंगे। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए हैं जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहां सीधे सबक को याद करें कि लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करते हैं। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो, हर किसी के मत का समान मोल हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियां और उम्मीदवार को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाता के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अक्सर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूरी कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी पर का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव करें। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक ऐसे देश हैं जहां के चुनावों में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करने और यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। जैसे कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह के रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच है प्रतिद्वंदिता। निर्वाचित क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो सकता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनावी बेईमानी हो जाएंगे। लेकिन क्यों राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी बात है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इसमें हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पोर्टलिज्म के फैसले की शिकायत कर रहे हैं।
और विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टी और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म का दीर्घकालीन राजनीति से पनपने नहीं देता है। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनाव मुकाबले में नहीं उतरते हैं। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता है। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत हैं, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुख्य चुनावी का मुकाबला ही चयन किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतरीन काम करती है और एक आदर्श दुनिया में सभी राजनीतिक नेताएं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है और ये सभी लोग लोगों की सेवा की प्रेरणा से राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं है। दुनिया भर में सभी नेताओं को अन्य पैसों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं और अपने लिए बड़ी बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना से के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम होगा। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों में मेल न खाता हो। ऐसे में हम उन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका जो राजनेता के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले, ऐसा नहीं करने वालों को दंड मिले। तो इस पुरस्कार और दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनाव प्रतिद्वंद्विता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दे को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनावों में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी ही होगी। कुछ कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे को सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। और ठीक इसी प्रकार राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इसमें राजनीतिक दल और उनके नेता लोगों को ही सेवा के बाध्य होना पड़ेगा। फिर चुनावों की हमारी प्रणाली क्या है? हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरीके से होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक दिन या छोटे छोटे अंतराल में, यानी थोड़े अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। चुनावी क्षेत्र की बात करें। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 9 विधायकों का चुनाव किया। संभव है कि आपने सोचा होगा कि उनमें से कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 9 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा यहाँ पर, जैसे कि ये गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र है, ये कर्नाटक का गुलबर्गा जिला है। तो कर्नाटक के अंदर ये गुलबर्गा जिला है, गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र के अंदर ये चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जिलों की सीमा बताई गई है, विधानसभा क्षेत्रों की सीमा बताई गई है। गुलबर्गा जिले का एक बड़ा क्षेत्र गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र से बाहर है, यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधियों की प्रणाली पर काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अपने क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने ही प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य है। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को अपनी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं और प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। पंचायती और नगरपालिका के चुनावों में यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा गया है और छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत और नगरपालिका के लिए एक सदस्य का
चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोक दल से हरियाणा की 6 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा की 6 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल ने 6 लोग जीत करके राज्य विधानसभा में पहुंचे हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतना लायक जरूरी साधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास भी न हो। संसाधन वाले प्रभावशाली लोग उनके चुनाव जीतने में रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सांसद और विधानसभा में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची है। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं और कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए आरक्षित चुनाव से चुनाव लड़ सकता है। अभी लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है। 1 सितंबर 2012 की स्थिति में हम देखें, ये सीटें पूरी आबादी में इस समूह के हिस्से में अनुपात में है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में कुछ नहीं लेती हैं। कमजोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण यानी पंचायत और शहरी यानी नगर पालिका और नगर निगम स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी जो स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में टोटल 543 सीटें हैं और सामान्य की जनरल की 412 सीटें हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी की 84 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की यहाँ पर 47 सीटें हैं। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि आरक्षित अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की ये यहाँ पर सीटें हैं, जैसे कि ये क्षेत्र है, यहाँ पर सीटें हैं। कुछ क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ पर एसटी की सीटें हैं, यहाँ पर एसटी की सीटें हैं और बाकी एससी की सीटें यहाँ पर सीटें आती हैं कुछ क्षेत्रों में भारत के। तो निर्वाचन क्षेत्र की बात करें जैसे कि आंध्र प्रदेश से 25 सीटें, अरुणाचल प्रदेश से 2, असम से 14, बिहार से 48, छत्तीसगढ़ से 11, गोवा से 2, गुजरात से 26, हरियाणा से 16, हिमाचल प्रदेश से 4 और जम्मू कश्मीर से 6, झारखंड से 14, कर्नाटक से 28, केरल से 20, मध्य प्रदेश से 29, महाराष्ट्र से 28, मणिपुर से 2, मेघालय से 2, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, उड़ीसा से 21, पंजाब से 13, राजस्थान से 25, 1 सिक्किम से, 39 तमिलनाडु से, त्रिपुरा से 17, 2 यहाँ पर त्रिपुरा से, तेलंगाना से 17 और उत्तर प्रदेश से 80 और उत्तराखंड से 5 और पश्चिमी बंगाल से 42। इधर हम केंद्र शासित प्रदेशों से 1-1 सीटें हैं जैसे कि पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन-दीव, नगर हवेली, दादर, चंडीगढ़, द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार। मतदाता सूची की बात करें, एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तो यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। तो पहले अध्याय में हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा है। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार है और हर एक का मत एक समान मोल का होना है। जब तक ठोस कारण न हो किसी की मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है तो कोई कम एवं एकदम अशिक्षित है, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं है, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी जरूरत और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णय में सबकी भागीदारी होती है।
हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिकों की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थिति में होता है। सभी सक्षम मतदाताओं को नाम मतदान सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव के पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है और जो लोग इस इलाके के बाहर चले जाते हैं, जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है। ऐसा मतदान सूची की एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में चुनावों में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने वाले जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना चाहिए, जिससे किसी का एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। पर मतदाता के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामांकन की बात करें, हमने ऊपर देखा है कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। कोई भी व्यक्ति मतदाता हो, वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उम्मीदवार बनने में भी यहाँ पर उम्मीदवार बनने में भी अपराधी वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों ने एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू हो गई है। हर एक उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देने होते हैं, वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक आरोप, मामले, उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवार के द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने को मौका मिलता है। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करें, जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता जरूरी है, विधायक का संसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है? सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होते हैं। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। इसी प्रकार विधायक और सांसद की सबसे बड़ी योग्यता है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे, उनके हितों के प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा और डिग्री की प्रासंगिकता हो, तो भी यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना है। जैसा यदि उम्मीदवार के लिए बीए, बीकॉम या बीएससी की स्नातक डिग्री को अनिवार्य कर दिया जाए, तो 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। तो भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनको सही जोड़ सकते हैं हम। जैसे सिद्धांत हम देखें क्या है, सार्वभौमिक व्यस्तमताधिकार, यानी हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता हो, चुनाव प्रणाली की विशेषता है। कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व है, यानी 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी को मताधिकार हो। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, यानी सभी पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने की आजादी हो। एक मत और एक मोल, यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण हो। अब चुनाव अभियान की बात करते हैं। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधि, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदाता की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाता से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं।
पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता है। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं जो अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहते हैं। और विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों के द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। जैसे कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया। पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश की गरीबी हटाएगी। 1977 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने नारा दिया कि लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने के लिए नागरिक आजादी को बहाल करने का नारा दिया। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को नारा दिया। और 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी है। चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती, जैसे मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना, धमकी देना, उसमें जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना। अगर वे इससे किसी भी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो जाएगा। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों में चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता भी स्वीकार किया गया है। इसमें उम्मीदवार और पार्टियों को सब करने की मनाही है। क्या करने की मनाही है? चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग, सरकारी वाहन या विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले और लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकता। मतदान और मतगणना की बात करें। चुनाव का आखिरी चरण मतदाताओं के द्वारा वोट देना। इस दिन आम लोगों पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदाता केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत से बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे यह पहचानकर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देता है कि उसने वोट डालने की अनुमति देते हैं। और सभी उम्मीदवार के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है, जिससे वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा करके अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदाता के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा है और मशीनों के ऊपर उम्मीदवार के नाम और उसके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा भर देना होता है। यहाँ पर मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। यहाँ सभी दलों के एजेंट होते हैं जिससे मतदाता का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनावों में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है कि वे अपने खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। तो इसमें कौन सा आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है, कौन सा नहीं है। जैसे कि मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपनी निर्वाचन क्षेत्र के लिए बड़े रेलगाड़ियों की हरी झंडी दिखाकर रवाना करना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। एक उम्मीदवार ने वायदा किया है कि चुने जाने पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलवाएगा, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। एक उम्मीदवार ने समर्थकों के द्वारा मतदाता के एक मंदिर में ले जाकर उनसे उसी उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। किसी उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वायदे लेकर कंबल बांटना, ये भी यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है?
हम चुनाव में गड़बड़ियां और धांधलियों के बारे में पढ़ते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों के द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, मतदान के दिन चुनाव धांधली यानी मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने और टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है कि पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती हैं। चुनाव के उद्देश्य को ही नकारते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। स्वतंत्र चुनाव आयोग। चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार और शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है? क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन चुनावों का वास्तव में या क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और एक बार नियुक्त हो जाने के बाद चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति और सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी वह चुनाव आयोग को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया की शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर के चुनाव नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार के द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना और अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण से में न होकर के चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं और पिछले करीब 15 वर्षों के दौरान चुनाव आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है और साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों को चुनाव आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें चुनाव आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव न होता। चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की है। बिहार के चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य है। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा है। चुनाव आयोग को हरियाणा के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति की स्वीकार की है। चुनाव आयोग ने 398 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डालने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेल कसी है। चुनाव आयोग एक और गुजरात दौरा यानी चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। राजनीतिक विज्ञानों पर सेंसर का अधिकार हो चुनाव आयोग की द्वारा। चुनाव की गुप्त खर्च पर चुनाव आयोग की नजर। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के चुनाव सुधार संबंधी सुझाव नकारे हैं। अब चुनाव में लोगों की भागीदारी की बात करें। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए कि भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। भारत और ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत। जैसे कि ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत पहले 78 था, 72, फिर 69, फिर 61 ये बढ़ गया। भारत में लगभग जो प्रतिशत है वो सेम है, यानी कि कभी बढ़ता है। 1991 से 2006 तक के 5 तक के चुनाव है लगभग सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर
मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों के द्वारा बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया है, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है और भारत में यह तो स्थिर रहा है या फिर ऊपर गया है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम में लोकतंत्र स्थिति इससे भी उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीका मूल के लोग और हिंसा हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। भारत में आम चुनावों की बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उसका वोट का महत्व है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग अध्यक्ष थे 2004 CSDS, यानी कि क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है? तो 67% है ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वोट का फर्क पड़ता है। 15% को पता नहीं है कि उनके वोट का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, और 18% को लगता है कि उनके वोट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 24 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी निभाई। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजरिए से बताया, यानी खुद को किसी न किसी दल के नजरिए से बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य है। भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वाले का प्रतिशत, तो ये चुनाव वर्ष के अकॉर्डिंग हम देखें। चुनावी नतीजे को स्वीकार करना, चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उनके नतीजे ही है। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जामत के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती है ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए हुए चुनावों के नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। भारत में चुनाव नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 शासक पार्टियां हारी ही है। अमेरिका में मौजूद चुना हुआ प्रतिनिधि शायद भी कभी चुनाव हारता है। भारत में निर्वर्तमान सांसद और विधायकों में भी आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। कुछ एक अपवादों को छोड़ देते अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियों के बारे में बात करें। इन बातों में हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू नहीं होती है। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीत हो जाते हैं, या पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बनता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं, और यही चीज भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब आप थोड़े ज्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग हो जाएगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीजें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों को और ध्यान दिलाते हैं। और कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं, ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत तो जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहेगी। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंध वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनावी मैदान से बाहर करके बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होते हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है, उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक जैसे होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये चुनौतियां भारत
की ही नहीं है, कई स्थापित लोकतंत्रों में यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीजें गहरी चिंता का विषय है। उनमें कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों की तरफ से होती है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? जैसे कहा हम यहाँ पर देखें, ये भारतीय चुनावों के बारे में कुछ तथ्य है, इनमें से प्रत्येक पर टिप्पणी करके ये बताइए कि ये चीजें हमारे चुनाव प्रणाली की शक्ति को बढ़ाती हैं या कमजोर करती हैं। जैसे कि लोकसभा में 2009 तक महिला सदस्यों की संख्या 10% से कम रही है, तो ये लोग क्या करती है? चुनाव प्रणाली की शक्ति को कम करती है। चुनाव कब हो इस बारे में अक्सर चुनाव आयोग सरकार को नहीं सुनता, ये नहीं सुनता, ये भी सही बात है। तो चुनाव प्रणाली की शक्ति को बढ़ाता है। 14वीं लोकसभा के 145 से अधिक सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है, और चुनाव हारने के बाद एक मुख्यमंत्री ने कहा मुझे जनादेश मंजूर है, तो ये शक्ति सही है चुनाव प्रणाली की। अब बात करते हैं चुनाव धांधली की। चुनाव ने अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवार और पार्टियों के द्वारा की जाने वाली गड़बड़ और फरेब, इसमें कुछ लोगों के द्वारा काफी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना, मतदान अधिकारी को डरा धमकाकर रिश्वत देकर के अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल है। मतदान केंद्रों पर कब्जा, किसी उम्मीदवार या पार्टी के समर्थक या भाड़े के अपराधियों के द्वारा मतदान केंद्र पर कब्जा करना, असली मतदाता को मतदान केंद्रों पर आने से रोकना और खुद सारे और ज्यादातर वोट डाल देना। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, एक खास भौगोलिक क्षेत्र में मतदाता को एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आचार संहिता की बात करें, चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवारों के द्वारा माने जाने वाले कायदे, कानून और दिशा निर्देश देना।